हाँ जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रिय प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाइयां। आज गणतंत्र दिवस तो है ही, लेकिन आज बसंत पंचमी भी है। मैं सरस्वती मां को प्रणाम करते हुए आपको बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं संस्कार धानी जबलपुर से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आइए पहले उनके चरणों में नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनके कारण देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां जबलपुर कारागृह में ही, जबलपुर जेल में ही कई दिनों तक रहे हैं। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटार, मामा भीमा नायक, राजा विभूत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, शहीद पदमधर सिंह, बख्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, शहीद उधम सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, कितने हजारों हजार क्रांतिकारी, देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनको बारंबार प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया।
मुझे आज बचपन याद आ रहा है। उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। यह भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं दो बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से। किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में। और संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दरें 19.76% प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कार धानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, केवल संस्कार धानी में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बताते हो खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है सलीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है। विंध्यवासियों बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की
एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए, लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 55 लाख घरों में हो चुकी है। आने वाले वर्ष के अंत तक 1 करोड़ 4 लाख घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अधोसंरचना के चारों तरफ काम चल रहे हैं, अधोसंरचना विकास के। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज हो गई है 26,000 मेगावाट। और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के, ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, शाजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है, हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे। शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास। आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की। ये शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते, किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो अंग्रेजी के कारण कुंठित हो जाते थे, वो स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लिए
मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला 7 खुल चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, नए पंच सरपंच चुन के आए हैं, नगरीय निकायों में नए प्रतिनिधि चुन के आए। हमारा संकल्प है स्मार्ट विलेज का आदर्श गांव। गांव में कनेक्टिविटी, सड़कें, गांव के अंदर की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में बिजली, गांव में पंचायत भवन, गांव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसका संकल्प हमने लिया और उसके लिए हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम शहरों में, ड्रेनेज का सिस्टम, शुद्ध पेयजल, वेस्ट से बेल्ट की व्यवस्था, स्वच्छता में वैसे ही मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और बेहतर स्थान हम बनाए उसके प्रयास। हम अपने शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं। जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, खंडवा बुरहानपुर हो या अपना ग्वालियर मुरैना हो, बड़े शहरों, छोटे शहरों, सब में इंफ्रा बन रहा है। और आज संस्कार धानी में मुझे कहते हुए खुशी है, एक नया औद्योगिक शहर जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रांझी तहसील के ग्राम भटौली के पास बसाया जाएगा। इसके लिए 332 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है, 820 एकड़ इसमें औद्योगिक प्लांट्स होंगे, जहां गारमेंट और टेक्सटाइल की यूनिट्स बनेंगी, रहवासी प्लांट्स होंगे, रहने के घर, होटल, अस्पताल, माल के लिए कॉमर्शियल प्लांट होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक पार्क होंगे। हम अब केवल पुराना ठीक नहीं करेंगे, हम ग्रीन फील्ड शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे और संस्कार धानी से वो काम प्रारंभ किया जाएगा। और ये जमीन जो मैं बता रहा हूं रिंग रोड के पास है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के समीप है। जबलपुर में भी उद्योगों की संभावना है। प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 84 देशों के लोग अपने मध्य प्रदेश आए थे। 2 राष्ट्रपति, 5 विदेशों के मंत्री, 35 राजनयिक, 5000 उद्योगपति, और उन्होंने कमिट किया है कि मध्य प्रदेश में 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये उद्योग महाकौशल में भी आएंगे, प्रदेश के हर अंचल में आएंगे, और हमको अपने शहरों के इसके लिए तैयार करना है। प्रिय प्रदेशवासियों, उद्योगों से रोजगार, रोजगार से समृद्धि, यह हमारा मंत्र है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गदगद थे प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास देख के। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं,
जबलपुर सहित 8 शहरों में G20 की कई बैठकें होने वाली है। हमारा प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जल जमीन जंगल, अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो वो जो समृद्धि और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हर गरीब को निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को दे रहे हैं। केवल राशन नहीं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं जोर देके, गणतंत्र दिवस पर तंत्र गण के लिए मेरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब की जरूरत है। कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि रहने की जगह ही नहीं है। छोटे से घर में कई पीढ़ियों से कई परिवार हो गए बढ़ते बढ़ते, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, जिसमें तय किया है कि प्रत्येक परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जमीन नहीं है तो फ्री में रहने की जमीन। गणतंत्र दिवस बेरा आमचो सियान सजन आया दीदी भाई बहन मनला खूबे खूबे जोहार। आज आमचो संविधान के जय जयकार करतो दिन आए। आज सब रहतो बिता मानुचो जय जयकार करतो दिन भले आए। काय आए कि गणतंत्र चो विचार ने सबचो अधिकार आसे, यही आमचो संविधान चो सुंदरता आए। जे चो काजे आमचो पुरखा मन बलिदान दिला और अंग्रेज मन के खेदुन आम के रैयत राज दिला, हुंचो बाद असं संविधान बनाला, जाके खुद आम भारत चो लोग मन खुद को सौंपलू, माने हर हनुक चो संविधान आए। जे चो काजे मतदाता मन चो वोट ले सरकार बने से असं संविधान और रैयत राज के बचातो जवाबदारी आमचो और एतो बीती पीढ़ी चो आए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में तारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूँ, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और उनके सहमार्गियों से देश कभी उरीण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए
देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा और बंधुत्व का वरदान मिलता है। आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यतिन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकती बाई बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या राम कश्यप, रमाकांत दुबे, राम प्रसाद कोटई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेंद्र सिंह, हेड़मा माझी, ध्रुवाराम माड़िया, असवाराम वर्मा, केजऊ कोटवार, दौलत राम साहू, रामेश्वर वर्मा, चुनगुराम वर्मा, लखन राम वर्मा, सिरा सिंह, निर्मल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को बहुत ही साफ मन से और न्याय के अटूट इरादों से ही समझा जा सकता है। मुझे खुशी है कि विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का डिग्री प्राप्त करने पर 12,500 रुपया फिर, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण, बेटी आगे बढ़े। यह मध्य प्रदेश से हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटियों को गलत नजर से देखेगा तो ऐसे अपराधी को साहस के साथ काम करना पड़ता है। किसी मसले को उसकी समग्रता में देखते हुए उसके हर आयाम को लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने काम किया और बड़ी सफलताएं हासिल की है। हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के लिए नए रास्ते बनेंगे, लेकिन विडंबना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों के विकास को रोके रखना कदापि उचित नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में
आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए, न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था। लेकिन प्रदेश में इस कानून का अमल सही इच्छा शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावे को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और उनके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1,500 करोड़ से बढ़कर 2,521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने किया उनने इसी साल 6 नक्सली एक साल में, जिन पे 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा के नाम थे, यहां मार गिराए गए। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त किया है, हमने सिमी के नेटवर्क को तोड़ा है, मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का अंत किया है और गुंडे, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले, उनको भी नेस्त नाबूद करने का काम हुआ है। तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर भी चलाए गए हैं, गुंडागर्दी करने वाले कोई मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं होंगे। कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का हमने फैसला किया है। कर्मचारी कल्याण के एक नहीं और अनेकों कदम उठाने वाले हैं। आइए हम सब मिलके समाज का हर वर्ग, हर तबका अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के काम करे। आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, देश हो, मध्य प्रदेश हो, केवल सरकार नहीं बना सकती तब तक जब तक कि जनता ना ठान ले। अब मध्य प्रदेश ने ठाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग चाहिए, सभी प्रदेशवासियों का सहयोग चाहिए। और जो मैं अपील करता हूं, कोई ना कोई एक काम जरूर अपने हाथ में ले। अपने काम के अलावा कोई पेड़ लगाए, मैं रोज पेड़ लगाता हूं,
पर्यावरण बचाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ कम से कम। मैं रोज लगाता हूं, तुम जन्मदिन पे लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में लगाओ। कोई पेड़ लगाए, कोई पानी बचाए, कोई नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान करे। हम जो अभी नई शराब नीति लाने वाले, उसमें नशे की आदत को हतोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। नशा मुक्त समाज जरूरी है, कोई उसमें योगदान करे। कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन में लगे, बेटियों का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए, उनके सम्मान बढ़ाने का काम करे। कोई एक काम जरूर हाथ में ले, मेरा यह निवेदन है। क्योंकि हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों के 17 करोड़ हाथ मध्य प्रदेश को आगे और बहुत आगे ले जाएंगे। मैं एक बार शुभकामनाएं देते हुए संस्कारधानी के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मां नर्मदा का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है आप जानते हैं। नर्मदा मैया के किनारे भेड़ा घाट से लेकर जमतरा तक 17 घाट हैं। उमा घाट, ग्वारी घाट, गिलहरी घाट, तिलवारा घाट, खारी घाट, काली घाट। ये जरूरी है कि नर्मदा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए उनके किनारे स्थित घाटों के उन्नयन के साथ उनको जोड़ने का काम भी किया जाए। इसके लिए नर्मदा पथ विकसित करेंगे। कल मैंने कहा था 3 चरणों में ये अलग अलग नर्मदा परिक्रमा पथ हो या मैया का कॉरिडोर हो, विकास किया जाएगा जो अद्भुत होगा। एक बार फिर संपूर्ण प्रदेशवासियों को इसी संकल्प के साथ के आइए मिलकर आगे बढ़ें और अपने मध्य प्रदेश को अपने देश के और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना दें। मेरे साथ ये संकल्प लीजिए तो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसके निर्माण में हमारा बहुत उल्लेखनीय योगदान होगा। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ झोंक कर काम करेंगे। और यह संकल्प होगा केवल भारत माता के जय के उद्घोष से। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।